नमस्ते इन्वेस्टर्स, मैं आशीष मेरे YouTube चैनल ग्रोथ इन्वेस्टिंग विद आशीष जैन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ग्लैंड फार्मा लिमिटेड का जो IPO है उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। इसी के साथ ये पहला IPO है जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब इस IPO को सब्सक्राइब करें या अवॉइड करें, इसका आंसर देने की पूरी कोशिश मैंने मेरे इस वीडियो में की है। सो लेट्स बिगिन। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड IPO। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करूंगा, किस हिसाब से ये फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज अभी परफॉर्म कर रही है और आगे कैसे इनका ग्रोथ रहेगा। सबसे पहले मैं ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट यानी कि पूरे विश्व की दवाइयों का मार्केट जो है उनका किस हिसाब से ग्रोथ है उसकी बात करता हूं। ये ग्राफ में मैंने ये बताया है कि 2015 से लेके 2020 यानी कि 2015 से लेके 2020 तक ग्लोबल फार्मा मार्केट जो है वो 5.4% की रेट से ग्रो कर रहा था। यही मार्केट 2020 से लेके 2025 तक एस्टिमेट किया जा रहा है कि 4.4% से ग्रो करेगा। जोग्राफिकल सेगमेंटेशन यानी कि अलग अलग जोग्राफी, दुनिया के अलग अलग हिस्से फार्मा मार्केट में कितना परसेंट अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का, जो कि 2020 में 49% कंट्रीब्यूट करता है पूरे मार्केट का। यूरोप 23%, ROW यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 19%, चाइना 2%, इंडिया इंडिया 2%, चाइना 8%। और ये जो ग्रोथ है ये आते हुए 2025 तक भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2% जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ग्लोबल फॉर्मुलेशन मार्केट जो है यानी कि पूरे विश्व में जो मेडिसिन में फॉर्मुलेशन का जो मार्केट है उसमें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इंडिया की है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आते हुए 5 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इंडिया 9.3% के हिसाब से इंक्रीज करेगा। अब ये बताने का सबसे मेन रीजन ये है कि ग्लैंड फार्मा लिमिटेड फॉर्मुलेशन बिजनेस के अंदर ही ऑपरेट करती है, तो 9.3% से अगर कंट्री ग्रो करेगी तो कंपनी उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज से ग्रो करेगी। नेक्स्ट इज ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट डिलीवरी फॉर्म। डिलीवरी फॉर्म क्या है कि हम जो दवाई लेते हैं वो हम अलग अलग प्रकार से लेते हैं। या तो हम ओरल डोसेज लेते हैं यानी कि सीधा मुंह से माउथ से दवाई लेते हैं, या हम इंजेक्शंस लेते हैं जो कि इंजेक्टेबल मार्केट जिसे कहा जाता है, और अदर फॉर्म्स। अब इसके अंदर गौर करने जैसी चीज ये है, जो बीच के टेबल में मैंने आपको केगर 2015 और 20 जो बताया है यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, हर साल की जो ग्रोथ है उसे देखा जाए तो इंजेक्टेबल मार्केट जो इंजेक्शंस का मार्केट है वो 9.8% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी ऑलमोस्ट हर साल 10% के हिसाब से ये मार्केट ग्रो हो रहा है। इसे बताने का भी महत्वपूर्ण कारण ये है कि ग्लैंड फार्मा लिमिटेड का 100% बिजनेस इंजेक्टेबल्स का ही है। तो इसका मतलब है कि 9.8% से अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो कंपनी बहुत ज्यादा रेट से आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। वॉल्यूम वाइज भी 6.7% से ग्रो हो रहा है ये मार्केट, और प्राइस वाइज 2.8% से फार्मास्यूटिकल का इंजेक्टेबल मार्केट ग्रो हो रहा है। ग्लोबल फॉर्मुलेशन मार्केट के अंदर इनोवेटर्स और जेनरिक ऐसी दो प्रकार की कंपनीज होती है, ऐसी दो प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है जो ऑपरेट करती है। इनोवेटर्स का मतलब वो कंपनी है जो कोई दवाई को मार्केट में पहली बार लेके आती है और उसका लाइसेंस, उसका पेटेंट सिर्फ उसी के पास होता है। करंट सिनेरियो की बात करूं तो अगर कोविड-19 कोरोना के रिलेटेड कोई भी कंपनी अगर दवाई इनोवेट करेगी तो वो होगी इनोवेटर। उसको फॉलो करके, उसके मॉलिक्यूल, उसके सॉल्यूशंस को फॉलो करके अगर दूसरी कंपनी वही दवाई मार्केट में लेके आती है कम रेट पे तो उसे कहा जाता है जेनेरिक कंपनी। यानी कि जेनेरिक कंपनी इनोवेटर्स ने जो पहले से दवाई बनाई है उनकी कॉपी बनाती है
और उसे मार्केट में कम रेट पे सप्लाई करती है। और गवर्नमेंट का पुश भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक दवाएं जो है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखे। ये डॉक्टरों को उनका खास अब पुश है गवर्नमेंट की तरफ से। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन बिकॉज ग्लैंड फार्मा इज अ जेनेरिक कंपनी। ये जेनेरिक फॉर्मुलेशन, जेनेरिक इंजेक्टेबल्स बनाती है। इसका भी ग्रोथ का ग्राफ मैंने यहाँ दिखाया है जो कि 4.4% है जेनेरिक का और 5.9% है इनोवेटर्स का। अब मैं इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करूं, ये मार्केट में इंडिया की स्ट्रेंथ, और ये जरूरी क्यों है क्योंकि ग्लैंड फार्मा बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ओवरऑल मार्केट का 33% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के अंदर होता है जेनेरिक मार्केट का। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो रेट है, जो मार्केट शेयर है, जो ओवरऑल वर्ल्ड में 10% से भी ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है। 2017 से लेके 2019 में 10% से भी मार्केट शेयर इंक्रीज हो चुका है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूवल्स जो है वो भी इंडियन कंपनीज को मिले हुए हैं। यूएस एफडीए अप्रूवल्स यानी कि कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन अगर यूएस में हमें सेल करनी है अमेरिका में, तो वहां से एफडीए के अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो उसकी सबसे ज्यादा अप्रूवल्स जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मिले हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन की जो कंपनीज है उनकी जो जेनेरिक मेडिसिन है, जेनेरिक फार्मा सॉल्यूशंस है, उनका प्राइस 30 to 40% लोअर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 to 40% चीपर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। वाई इंजेक्टेबल मार्केट्स आर ग्रोइंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये हमारी कंपनी के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि पूरे विश्व में डायबिटीज की जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो काफी ज्यादा है, और डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए जो बेसिक इलाज है वो इंजेक्शंस है। इंजेक्शंस ही दिया जाता है डायबिटीज पेशेंट को ताकि वो अपनी जो शुगर है उसे कंट्रोल कर सके। अब अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिपोर्ट के द्वारा डायबिटीज के जो पेशेंट 1980 से लेके अगर 2020 तक देखे तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, और आने आने वाले टाइम में ये और ज्यादा रेट से इंक्रीज होने वाले हैं। वैसे ही तीसरा पॉइंट है कीमोथेरेपी। अब अगर कैंसर के पेशेंट देखो तो उन्हें ज्यादातर कीमोथेरेपी ही दी जा रही है, और कीमोथेरेपीज भी इंजेक्टेबल्स के द्वारा ही दी जाती है, यानी कि इंजेक्शंस के द्वारा ही दी जाती है। तो यहाँ पे ये है कि भाई कैंसर के जो केस अप्रोक्सीमेटली जो 18 मिलियन थे 2018 तक, वो बढ़ के इंक्रीज होके 23 मिलियन हो जाएंगे 2030 तक। अब इसके बाद क्या है कि राइजिंग डिमांड राइज हो रही है। पेशेंट्स ये चाहते हैं कि वो खुद ही खुद को इंजेक्शंस लगा दे, उनको किसी और की जरूरत ना पड़े। तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन यानी कि खुद ही खुद को इंजेक्शंस दे, उसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इसके अगले पॉइंट में ये बताया है कि इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए न्यू इंजेक्टेबल डिवाइसेस आ गए हैं जिसे ऑटो इंजेक्टर्स कहा जाता है, पेन इंजेक्टर्स कहा जाता है, प्री फिल्ड सिरिंज आ गई है, यानी कि इंजेक्शंस के अंदर ऑलरेडी सिरिंज इन्फ्यूज की जाती है जो कस्टमर या फिर पेशेंट कभी भी खुद को लगा सकता है। नीडल फ्री इंजेक्टर्स भी आ गए हैं। तो ये सब जो नजरिया है डायरेक्ट कस्टमर खुद कैसे खुद को इंजेक्शंस लगा सकता है, उस मार्केट की तरफ ये ग्रो हो रहा है। और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है क्योंकि अलग अलग नई नई बीमारियों में भी इंजेक्शंस का यूज काफी ज्यादा किया जा रहा है कंपेयर टू टैबलेट्स। मार्केट के एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ग्लैंड फार्मा के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आके फार्मास्यूटिकल्स में, इंजेक्टेबल्स में अपना मार्केट 1-2 साल में नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्प्लेक्सिटीज है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ डील करना पड़ता है। कंप्लायंस का जो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कंप्लायंस है वो भी काफी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे क्वालिटी को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से देखिएगा। पूरे यूएस के अंदर
हर साल ये देखा गया है कि वहां पे जितने इंजेक्शंस की जरूरत है, जितने इंजेक्टेबल्स की जरूरत है, उससे कितना परसेंटेज लो सप्लाई है मार्केट में। तो ये मैंने पूरा चार्ट बनाया है 2019 का जो लेटेस्ट है, वो अगर आप देखो तो उसके अंदर ये बताया है कि जहाँ पे 100% इंजेक्टेबल्स की जरूरत है, वहां पे ओनली 39% का शॉर्टेज है, यानी कि ओनली 61% ही सप्लाई हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कोई कंपनी के लिए। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है और उसकी सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी अपना मार्जिन हाई रख सकती है और उसको ऑर्डर्स के रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं होगी। अब हम बात करेंगे ग्लैंड फार्मा लिमिटेड की। जी हाँ, पहले मैं प्रमोटर्स की बात कर लूं। ये कंपनी का जो 74% स्टेक है वो फॉसन सिंगापुर के पास है। फॉसन सिंगापुर का 100% स्टेक जो है फॉसन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड के पास है। और फॉसन इंडस्ट्रियल का 100% स्टेक जो है वो शंघाई फॉसन फार्मा के पास है। शंघाई फॉसन फार्मा यानी कि चाइना की कंपनी। ये एक कंसर्न है जो कि मुझे इस कंपनी में देखना है कि आउटसाइड प्रमोटर है और रिलेटेड टू चाइना है, तो इन फ्यूचर कहीं कोई इम्पैक्ट ना आए। अब एस्टेब्लिश्ड हुई थी ये कंपनी हैदराबाद में 1978 में। ग्लैंड फार्मा अभी तक की फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनेरिक इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी है, यानी कि इंजेक्शंस के मार्केट में ये सबसे फास्ट ग्रो करने वाली कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कंपनी अगर रेवेन्यू से फास्टेस्ट ग्रोथ है यानी कि उसको बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और इनके जो प्रोडक्ट है वो बी टू बी सेल होते हैं, यानी कि इनका बिजनेस मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस, नॉट टू क्लाइंट। ये लोग कस्टमर्स डायरेक्ट नहीं जाते हैं, इनके बाहर बिजनेस पार्टनर्स है जिनको ये सप्लाई करते हैं। मेजर जो बिजनेस है वो यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यहाँ पे होता है। इंडिया के अंदर इनकी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, सबकी सब साउथ में है, जिसमें से जो 4 है वो फॉर्मुलेशंस के लिए काम करती है, यानी कि इंजेक्शन बनाने के लिए, जहाँ पे 22 अलग अलग प्रोडक्शन लाइन है अलग अलग इंजेक्टेबल्स बनाने के लिए, और 3 एपीआई फैसिलिटीज है। इसी के साथ इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सेगमेंट बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ये एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कल को जाके अगर कोई भी डिजीज की डिमांड में इंजेक्टेबल्स की डिमांड अगर घटती है तो कंपनी साइमल्टेनियसली दूसरी डिजीज के अंदर अपने इंजेक्टेबल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करके अपने मार्जिन को सेट ऑफ कर सकती है। इसी के साथ बिजनेस मॉडल की हमने जैसे बात की, तो ये B2B बिजनेस मॉडल पे रन करता है, जिसके अंदर ओन फाइलिंग और पार्टनर फाइलिंग दो करके बाइफर्केशन है। ओन फिलिंग के अंदर क्या है कि कंपनी खुद ही प्रोडक्ट बनाएगी, खुद ही डेवलप करेगी, खुद ही मार्केटिंग करेगी और खुद ही अर्न करेगी। पार्टनर फिलिंग के अंदर क्या है, कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, किसी और का प्रोडक्ट होगा, नाम खुद का देगी, मार्केटिंग खुद नहीं करेगी, बट मार्जिन में खुद का प्रॉफिट रेशियो रखेगी। वैसे ही B2B टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जिसके अंदर कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, लेकिन जो भी पार्टनर बना रहा है उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से मदद करेगी और उसके अंदर अपना रॉयल्टी बेनिफिट एंजॉय करेगी। B2B CMO है, जिसके अंदर कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, बस सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग में वो अपने पार्टनर की मदद करेगी। और B2C जो है, जो सिर्फ और सिर्फ अभी कंपनी इंडिया के अंदर कर रही है, जिसके अंदर यहाँ पे 4% रेवेन्यू है जो B2C मॉडल से आता है, यानी कि ये बहुत छोटा हिस्सा है टोटल रेवेन्यू का। बाकी 96% रेवेन्यू जो है वो B2B मॉडल पे है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। रेवेन्यू स्प्लिट की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो पैसा कमाया जा रहा है वो आ कहां से रहा है, कौन सी कंट्रीज है जो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो ये चार्ट मैंने 2018 से 2020 तक का लिया हुआ है। पहले 71.25% रेवेन्यू यूएस से आती थी, जो अब घट के 66% हो गई है। तो वैसे ही दूसरी नीचे अलग अलग कंट्रीज का मैंने दिया हुआ है। एक अच्छी चीज ये है कि इनका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जहाँ पे 5% था वो अब बढ़ के 8.8% हो गया है, यानी कि कंपनी का मार्केट डाइवर्सिफाई हो रहा है। अलग अलग कंट्री के अंदर कंपनी के इंजेक्टेबल्स सेल हो रहे हैं, वाइडली एक्सेप्टेबल हो रहा है। दैट इज अ गुड साइन, ताकि उनको एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा इन फ्यूचर, अगर इसी प्रकार से ग्रोथ चलती रही तो।
ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 27% से इंक्रीज हो रहा है पिछले 3 साल से। एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 36%, ऑलमोस्ट यू कैन से 37% से इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट जो है वो 55% से इंक्रीज हो रहा है। तो हियर यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, जिसका रेवेन्यू इतना सॉलिड ग्रोथ है, एबिटा भी एकदम सॉलिड ग्रोथ पे चल रहा है और नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन मैंने यहाँ पे किया है सेगमेंट वाइज। फर्स्ट में ये है कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ जो है B2C में पहले 3.4% था और B2B इंडस्ट्री का 13.2% था। इंडस्ट्री B2B में ज्यादातर ऑपरेट करती है। इंडस्ट्री को बीट करके ग्लैंड फार्मा ने 13.2 की जगह 15.4% का ग्रोथ दिखाया है। वही मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे B2B 2019 में B2B इंडस्ट्री का मार्जिन जहाँ 42.3% है, वहीं ग्लैंड फार्मा का जो मार्जिन है वो 58.1% है। सो इट मीन्स कंपनी इज हैविंग द पावर टू बीट द इंडस्ट्री मार्जिन्स। वेरी लो डेट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा है। आप यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर देखें तो 3728 मिलियंस है ये, जिसको मैं अगर कंपेयर करूं नीचे बोरोइंग्स के साथ तो बोरोइंग सिर्फ 59 मिलियंस है। दैट इज अ वेरी गुड साइन। कंपनी फंडामेंटिकली बहुत ज्यादा साउंड है। की पॉइंट्स जो इस आईपीओ में मैंने देखे, पहले प्रो यानी कि पॉजिटिव्स, इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी अच्छी है, रेवेन्यू और मार्जिन काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, डेट बहुत ही लो है और एंट्री बैरियर्स बहुत ही हाई है, यानी कि किसी और को इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब तक ग्लैंड फार्मा बहुत आगे ग्रो कर दिया होगा। मेन एक ही कौन है कि प्रमोटर ऑफ आउटसाइड कंट्रीज। यस, प्रमोटर जो है वो चाइना से है, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली आई एम सेइंग, बट इनडायरेक्टली उनका होल्ड चाइना के पास है। अभी के सिनेरियो में कुछ टाइम तक हो सकता है कि कंपनी के जो वैल्यूएशंस है या कंपनी की जो प्राइसिंग है वो मार्केट में थोड़ा डिस्काउंट में चल सकती है बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना सिचुएशंस। थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो देखने मिल सकता है, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो ये कंपनी अच्छी ही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू भी मुझे बहुत सही लगा कि आईपीओ का पैसा उन्हें क्यों चाहिए, तो उनके पास रीजन है कि उन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए और वो केपेक्स करने वाले हैं। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो अपनी फैसिलिटीज इंक्रीज करने वाले, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाले, तो उनके लिए उनको पैसा चाहिए। सो दिस इज अ गुड साइन। अब ये है आईपीओ की डिटेल्स। 9 तारीख यानी कि कल ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 11 तारीख को ये आईपीओ की लास्ट डेट है। यहाँ पे फेस वैल्यू 1 रुपीज ही रखी गई है। आईपीओ का प्राइस 1490 से लेके 1500 तक का है। मार्केट लॉट 10 शेयर का, मिनिमम 10 शेयर के लिए रिटेल क्लाइंट अगर हो या रिटेल इन्वेस्टर हो तो 10 शेयर के लिए आप एलोकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पीएससी एनएससी दोनों पे एप्लीकेबल होगा ये। बिट्स जो है वो कल 9 तारीख से खुल के 11 को बंद हो जाएगी। अलॉटमेंट 17 तारीख को होगा। जिनको भी अलॉटमेंट नहीं होगा उनके अकाउंट में जो रिफंड अमाउंट है वो 18 तारीख को आ जाएगा और डीमेट में शेयर्स 19 को आएगा और मार्केट में ट्रेड होगा 20 डेट को। सो ये है ग्लैंड फार्मा की आईपीओ डिटेल्स। अब मेरे हिसाब से ग्लैंड फार्मा लिमिटेड को मैं सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब ही दे रहा हूँ बिकॉज एक कॉन के कारण मैं इतने अच्छे जो प्रोज है इनके इनके जो इतने अच्छे फंडामेंटल्स है उनको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई गिव दिस आईपीओ सब्सक्राइब और थम्स अप। थैंक यू। सो ये था ग्लैंड फार्मा लिमिटेड आईपीओ का इन डिटेल डिस्कशन। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये जो 3 दिन है 9 से 11 तभी सिर्फ ये आईपीओ ओपन है, तो जिन जिन को भी इन्वेस्ट करना है उनके तक इन डिटेल कंपनी की इंडस्ट्री की डिटेल सब पहुंच जाए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार यूं ही देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।